नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लगभग क्लास 1 से शुरू होकर के 35 से 40 क्लास में ख़त्म होगी। और इस क्लास में हम पॉलिटी या संविधान जो है उसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, वन डे का ऐसे रिलेटेड एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीएचएसएल हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें पॉलिटी अगर है सिलेबस में, तो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि संविधान कैसे बना, कब बना और किस तरह से लागू हुआ। तो ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पास आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड क्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ वगैरह आसानी से मिल सके। अब चलते हैं आगे की ओर और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, हमारा सिलेबस या हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान और राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि आखिरकार संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसके बाद हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, जिसमें से कैसे ब्रिटिश काल से लेकर के सन 1947 तक भारत का संविधान निर्माण हुआ, किस तरह से कानून लाए गए इनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम यहाँ पास पढ़ेंगे। इसके बाद हम संविधान निर्माण प्रक्रिया को पढ़ेंगे, शुरू से लेकर के कि कैसे 1800 ईस्वी से लेकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। और उसके बाद हम जब तक संविधान बन नहीं जाता और उसे लागू नहीं हो जाता तब तक की सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। या इस टॉपिक को आप एक तरह से और भी नाम दे सकते हो, संविधान सभा, संविधान निर्माण, या फिर इसे आप संविधान सभा, क्योंकि इसी के अंदर हम संविधान सभा को भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, संविधान के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश से कौन कौन से भाग हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम संविधान के सोर्सेस में पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान की अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे और संविधान में कितने भाग हैं इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद संविधान का जो मूल भाग, एक प्रमुख भाग आता है उद्देशिका या प्रस्तावना, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, जो मूल कर्तव्य नागरिकों को प्राप्त हैं, या फिर हमारे देश के लिए क्या कर्तव्य है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद की कार्यवाही, संसद में जितने सत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और संसद में जो भी समितियां बनती हैं, चाहे वह स्थायी समिति हो, चाहे वह स्थायी समिति हो, चाहे वह अस्थायी समिति हो, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विधेयक के बारे में पढ़ेंगे कि विधेयक कैसे आता है, विधेयक होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पास पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भारत की न्यायपालिका जो है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल ही डिटेल, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठो या फिर आप कहीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल जो गवर्नर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राज्यों की जो विधानमंडल है, जैसे हम संसद के बारे में पढ़ेंगे ऐसे ही हम राज्यों से संबंधित राज्य विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उच्च न्यायालय या जिस हाई कोर्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आयोग है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह SC/ST आयोग हो, चाहे वह UPSC आयोग हो, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अभी तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं
उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथियों, अगर बीच में छोटे मोटे कोई टॉपिक है जिनका नाम भी मैंने नहीं लिया है, वो भी इन्हीं टॉपिकों के अंदर सब टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे, तो चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पास आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जो पॉलिटी या राज व्यवस्था है वो होती क्या है। ठीक, तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम पीपीटी में आपको दिखा देंगे कि क्या चीज़ें लिखी हैं। पीपीटी आपको मिल भी जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है, हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान और जो राज व्यवस्था है, संविधान और राज व्यवस्था ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम साथियों देख लेते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। अगर हम इसे डिकोड करेंगे तो ये आएगा, तो समधन विधान। सम का अर्थ होता है समान, यानी सभी के लिए एक समान व्यवस्था, और विधान का अर्थ होता है कानून या कोई विधि। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून या एक ऐसा नियम जो सभी के लिए क्या हो, समान हो। अब समझ लो कि ये राम है, ठीक, नॉर्मल आदमी है, और दूसरा एक ये किसी देश का प्रधानमंत्री है, ठीक। तो जो कानून राम के लिए लागू है वही प्रधानमंत्री के भी लागू हो, वही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता होगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री के लिए अलग से व्यवस्था की जाए और राम के लिए अलग से कानून लागू किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कुछ केसेस में प्रधानमंत्री को या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, पर वो बहुत अपवाद के स्वरूप में होता है, एक्सेप्शन के रूप में होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब संविधान क्या कह सकते हैं, संविधान की डिफिनीशन अगर देखेंगे तो ऐसे नियम या फिर कानून, ऐसे नियम या फिर कानून जिसके आधार पर किसी देश का कोई भी देश हो सकता है, जिस देश में संविधान लागू होगा या जिस देश का संविधान होगा उस देश का जो भी शासन व्यवस्था संचालित होगी उसे संविधान कहा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। संविधान का अर्थ हो गया कि ऐसे नियम या कानून जो किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या हों, अति आवश्यक हों, उसे क्या कहा जाएगा, संविधान कहा जाएगा। अब हम राज व्यवस्था देख लेते हैं। अब राज व्यवस्था का तात्पर्य ऐसा है कि लागू करने के लिए सरकार जो व्यवस्था करती है, इसी संविधान को लागू करने के लिए, अगर संविधान को लागू करना है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। यानी एक नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान को अगर व्यवहार में लाया जाए प्रैक्टिकल तौर पर, तो वो क्या हो जाएगा, राज व्यवस्था हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, सिंपल भाषा में समझो कि ये संविधान हो गया, ठीक, या फिर ऐसे समझ लो ये हमारा देश हो गया, भारत देश हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, भारत देश हो गया। अब इसका एक संविधान बना हुआ है, तो संविधान तो एक तरह से दस्तावेज हो गया नियम या कानून का। क्या हो गया, दस्तावेज हो गया नियम और कानून का। अब ये दस्तावेज थोड़ी लागू हो जाएगा, इस दस्तावेज में जो नियम और कानून लिखे हुए हैं, जो नियम और कानून लिखे हुए हैं, इन्हें व्यवहारिक रूप में इस देश में लागू करवाना है। अगर लागू करवाना है, किसके द्वारा लागू करवाया जाएगा, सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। जो भी सरकार है, सरकार के अंतर्गत चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या फिर केंद्र के अंतर्गत आपकी संसद हो या राज्य के अंदर आपका विधानसभा हो, तो इनके द्वारा जो सरकार या केंद्र के द्वारा जो व्यवस्था लागू कराई जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, राज व्यवस्था कहेंगे, ठीक, क्लियर। अब एक बार हम इसको पीपीटी में देख लेते हैं कि ऐसे नियम या व्यवस्था जिसके अनुसार प्रजा के शासन का विधान किया जाता है। जैसा कि मैंने भी बताया कि कोई भी नियम कानून है, उसके अनुसार अगर प्रजा को चलाना है, अपने देश को चलाना है, तो उसी को क्या कहा जाता है, राज व्यवस्था कहलाता है, ठीक।
राज्य का अर्थ कोई देश नहीं होता, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, संसद हो, राज्य सरकार हो या राज्य विधानसभा हो, ये होती हैं राज्य। क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपका जो नियम कानून है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास होता है, इन्हीं के द्वारा तो लागू करवाया जाता है कि ये राज्य होंगी। और इन्हीं की जब व्यवस्था की जाती है, यानी जो मौलिक नियम वगैरह होते हैं उन्हीं की व्यवस्था की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, हम राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब राज्य एक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है ये एक हमारा राज्य हो गया। ठीक, तो इस राज्य का कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा, क्षेत्र या फिर जिसे हम भूभाग कह सकते हैं। ठीक, क्षेत्र या भूभाग, जैसे ये एक राज्य हो गया या फिर एक क्षेत्र हो गया, तो इस राज्य का एक भूभाग होगा, क्षेत्र होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाहर यहाँ दूसरा सेकंड देश या दूसरा राज्य लागू हो जाएगा। ये पहला राज्य है तो ये दूसरा राज्य हो जाएगा। ठीक, इस क्षेत्र में कोई ना कोई जनसंख्या तो रह रही होगी, यानी जो लोग हैं वो तो रह रहे होंगे। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य किस काम का, फिर वो तो नॉर्मल क्षेत्र हो गया। तो क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का भी होना चाहिए। ठीक, लेकिन उस जनसंख्या अपनी मनमानी तरीके से ना चल सके, यानी उसमें एक व्यवस्था लागू रहे, एक नियम कानून लागू रहे, तो उसके लिए एक सरकार का होना आवश्यक है। ठीक, सरकार होना जो कि लॉ एंड ऑर्डर पास करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करे, जो गरीबी से जूझ रहे हैं उनकी गरीबी को दूर करे, जो अमीर हैं उनसे टैक्स वसूल करे। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो नियम कानून लगा करके व्यवस्था बना करके चले। साथ ही साथ जो यहाँ जनसंख्या लोग रह रहे हैं, इनके पास क्या होना चाहिए, सॉवरेंटी, यानी जो संप्रभुता है वो होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ये अपने निर्णय लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हों, क्या हो, स्वतंत्र हों। तो इस तरह से अगर कोई राज्य है तो उसके ये चार तत्व होना बहुत ही जरूरी है। भूभाग होना चाहिए, उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास होना चाहिए। ठीक, जनसंख्या का क्या होना चाहिए, निवास होना चाहिए। तीसरी चीज़ सरकार होनी चाहिए, और जो वहाँ जनसंख्या है उसकी संप्रभुता भी होनी चाहिए, यानी वह अपने निर्णय ले सके। ऐसा नहीं कि सरकार उसमें मनमानी तरीके से चले, तो उसे क्या बोला जाएगा, तानाशाही बोला जाएगा। तो तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, यानी संप्रभुता होना सबसे आवश्यक चीज़ है, ताकि वो लोग अपना निर्णय स्वयं ले सकें। ठीक, तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि संविधान आखिरकार क्या है, संविधान और राज व्यवस्था क्या चीज़ है। ठीक, अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो संविधान क्या है, नियम या कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश चलता है। ठीक, और राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था इन्हीं नियम, जो संविधान में नियम कानून लिखे हुए हैं, इन्हीं नियम कानूनों को क्या करना, व्यवहारिक रूप में लागू करवाना, जिससे कि उस क्षेत्र का संविधान व्यवहारिक रूप से या प्रैक्टिकल रूप से चल सके। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और हम आगे की ओर देखेंगे, हालांकि आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि नियम और कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। पीपीटी में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप प्रिंट आउट इसका निकलवा करके रिवीजन के तौर पर रख सकते हो। ठीक, और समय समय पे जो भी चीज़ें होंगी, यानी अगर कुछ ऐसा लगता है कि अपडेट करवाना है तो मैं अपडेट करके आपको ये पीडीएफ जो भी लेक्चर का रहेगा उसमें अपडेट करके मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ अपडेट करना है। अगर आपने प्रिंट निकाल लिया है तो आप अपने पेन वगैरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पास आप राज्य व्यवस्था का भी पढ़ लो। संविधान को एक देश या राज्य में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, यानी संविधान को व्यवहार में ही लाना क्या है, राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी है। ठीक, क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी किस तरह से संविधान का निर्माण की पृष्ठभूमि एक तरह से जनरेट हुई है, उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक स्क्रीन ले लेते हैं, उसके बाद पीपीटी में मैं दिखा दूंगा सब चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें लिखी हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो बात लगभग ये समझ लीजिए कि 1600 ईस्वी की है। बात कब की है, 1600 ईस्वी की है। कहानी के तौर पर समझेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात 1600 ईस्वी की है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की गई। ठीक,
1600 ईस्वी में। इसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो उस समय पे जो ब्रिटिश क्राउन थी या ब्रिटिश की महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ थी। यानी 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो उस समय पे वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक, उन्होंने क्या किया कि भारत में ये लोग जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, ये इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था व्यापार करना। तो इसके लिए उन्होंने एक चार्टर दिया, कितने वर्षों का? 15 वर्षों का चार्टर दिया इनको, 15 वर्षों का चार्टर दिया। चार्टर का अर्थ होता है एक अधिकार पत्र, यानी आपको जैसे एक अथॉरिटी दी जाती है ना कि हाँ भाई आप 10th में पास हुए, तो 10th में जब आप पास हुए तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो आपको मार्कशीट दी जाती है, मार्कशीट, और एक आपको लेटर दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हाँ आपने अच्छे से 10th बोर्ड में इतने नंबरों से पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। तो ये आपकी अथेंटिसिटी यानी एक प्रामाणिकता देता है। तो ऐसे ही 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो 15 वर्षों के लिए चार्टर या एक अधिकार दिया जाता है कि ये ब्रिटिशर्स क्या करें? भारत में आकर के 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं ये लोग और लगभग काफ़ी समय तक ये व्यापार करते, लेकिन व्यापार करते करते इनकी मनसा जो होती है वो भारत में राज करने की हो जाती है, यानी भारत को अपने अनुसार चलाने की हो जाती है। और ये सब चीज़ें होती हैं दो बड़े युद्ध के बाद, यानी जो भी होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो ये दो बड़े युद्ध के बाद, एक प्लासी का युद्ध होता है और दूसरा बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों के बाद ये क्लियर हो गया था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC का वो मतलब यही समझिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए मैंने यहाँ पास लिख दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में शासन करने वाली है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर के आगे आते हुए भारत में यह क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है और भारत में एक तरह से व्यापार के साथ साथ शासन करना शुरू कर देती है। ठीक, अब देखो जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनके साथ एक नियम कानून भी आएगा जो जिसके आधार पर वो देश में शासन करेंगे, भले से वह भारत के अगेंस्ट ही हो। तो उसी तरह से भारत में ये चीज़ है। यहाँ पास आप PPT में देख सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने स्थापना की थी। और उस समय पे ब्रिटेन की जो महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने 15 वर्षों का क्या दिया था? चार्टर दिया था। चार्टर का अर्थ ही होता है अधिकार पत्र। और भारत में दो बड़े युद्ध होते हैं, एक प्लासी का युद्ध होता है, एक बक्सर का युद्ध होता है, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापना हो जाती है और इस तरह से वो लोग शासन करने लगते हैं। लेकिन जब भारत में शासन करते हुए भारत के लोगों को पता चलता है कि हाँ भारत में ये लोग अधिकार कर रहे हैं, भारत के लोगों पर जुर्म कर रहे हैं, तो लगभग 1700 या फिर 1858 के पहले तक की बात करें तो 1858 की जो क्रांति हुई थी तो उसके पहले तक ये क्लियर हो चुका था कि अब जो कंपनी का शासन चल रहा है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग इस चीज़ों का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि जो कंपनी का शासन है वो नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से कंपनी का शासन जो चलता है वो कब से? 1773 से लेकर के 1853 तक के चार्ट, यानी 1858 तक, यानी 1858 तक क्या चलता है? कंपनी का शासन चलता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने, अब वो एक्ट लाती रहेगी और अपने अनुसार वो एक्ट ला रहे हैं कि हाँ उनका फ़ायदा हो सके बस हो गया, बाकी भारतीयों को तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रताड़ित किया था। इसके बाद जब आवाज़ उठती है तो ये बात पहुंचती है ब्रिटेन तक। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने 1858 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो चालू कर दिया। और जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली, यानी 1947 तक क्या चला? ब्रिटिश क्राउन का शासन चला। उसके बीच 1919 यानी लगभग यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भारत के लोग अब आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कंपनी के शासन के जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम हैं और ब्रिटिश क्राउन के अधीन, इन सभी के लिए एक वीडियो नेक्स्ट क्लास में
बना दूंगा। तो पूरे एक्ट वहाँ समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक। तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार संविधान सभा जो बनी वो क्या थी, कैसे उसका एक मन में विचार आया कि हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि स्क्रीन ले लेते हैं ताकि समझ में आए, पीपीटी बाद में हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, ठीक। किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि हम जान चुके हैं संविधान के बारे में, अब संविधान सभा के बारे में, ठीक। तो संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए जो संस्था बनाई गई थी, जो संस्था बनाई गई थी उसी को क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। और किस देश का संविधान, यानी भारत का संविधान। जो भारत का संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए एक संस्था बनाई गई या सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। और यही संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, ठीक, क्लियर। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो संविधान सभा बनाई गई थी इसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य केवल एक था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार करना, यानी संविधान के लिए, संविधान बनाना, किसके लिए, स्वतंत्र भारत के लिए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, ठीक। अब पृष्ठभूमि कैसे जगी, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक। 1858 की जो क्रांति हो चुकी थी, हमने बताया था ना कि ब्रिटिशर्स 1700 जब से ये आए, 1773 से लेकर के 1858 तक, इसके बीच जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, इसने भारतीय लोगों पर काफ़ी ज़्यादा क्या किए, अत्याचार किए। जब चिंगारी भड़क गई और 1858 की क्रांति हुई, 1858 की क्रांति हुई, तो 1858 की क्रांति के बाद क्या होता है कि अब समझ में आ गया था लोगों को कि भारत के लोग ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, जो भारतीय हैं वो ऐसे नहीं रुकने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पास से आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश क्राउन है यानी महारानी का जो शासन है वो चालू हो जाता है। और इसी के बाद से भारत में संविधान की मांग उठने लगी थी, किसकी, संविधान की जो मांग है, संविधान की मांग वो उठने लगी थी, ठीक, क्लियर। तो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो हेडिंग 1 डाल लेंगे, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट पीपीटी में दे दूंगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक है, बीजीटी मैंने लिख दिया, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी। संविधान की मांग इन्होंने किस में की थी, स्वराज पत्रिका में की थी, स्वराज पत्रिका में की थी, ठीक। इन्होंने सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज पत्रिका में संविधान की मांग की थी, ठीक। तो ये आपका एक फैक्ट बन गया, संविधान की मांग की थी। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में यहाँ पास महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हमें भी संविधान सभा चाहिए। महात्मा गांधी ने भी आवाज़ उठाई और इन्होंने किस में कहा था, तो इन्होंने हरिजन पत्रिका में कहा था, हरिजन पत्रिका में, किसने, महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी ने एक और वाक्य कहा था कि जो संविधान सभा होनी चाहिए, जो संविधान सभा होनी चाहिए वो किसके अनुसार होनी चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार। संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भारत के लिए कानून बन रहा है, तो भारत के लिए अगर कानून बन रहा है तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भाई ब्रिटिशर्स की इच्छा के अनुसार क्यों होगा। तो इस तरह से भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाना चाहिए। ये बात किसने उठाई थी, ये बात उठाई थी आपके महात्मा गांधी ने।
इसके बाद आता है 1928 में। 1928 में यहाँ पास मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि हाँ एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। तो यहाँ पास इन्होंने भी संविधान सभा की मांग को उठाया। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सन आता है 1934। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। ये चीज़ आपकी लिखी हुई एक बार यहाँ पास आप देख लो। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी। ये गरम दल के नेता थे। ठीक, कौन? ये बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या थे? गरम दल के नेता थे। ठीक, इसके अलावा अगर एक चीज़ और आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक की दो और प्रमुख पत्रिकाएं हैं। कौन? एक मराठा और दूसरा केसरी। ठीक, जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है पत्रिका इनकी। किस में? अंग्रेजी भाषा में। और जो केसरी है वो मराठी भाषा में लिखी गई है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा वो हो। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने, आगे चल के आप पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद रखना, अगर याद रख पा सकते हो आप, कि इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा 1922 में महात्मा गांधी आते हैं। इन्होंने हरिजन पत्रिका में संविधान सभा की मांग की। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो संविधान सभा होनी चाहिए वो किसके अनुसार होनी चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। इसके अलावा आते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू। ये भी नॉर्मली कहते हैं कि हाँ संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है 1934। इसमें आप स्टार भी मार्क कर सकते हो। ठीक, एम.एन. राव यानी वेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने औपचारिक गठन का विचार किया था। किसके? संविधान सभा के। यानी औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से अगर किसी ने बात की थी संविधान सभा की तो किसने की थी? एम.एन. राय ने संविधान सभा की। ठीक, सबसे पहले कब? 1934 में। इसके अलावा जो एम.एन. राव हैं ये कौन से थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी के ये नेता थे। ठीक, क्लियर। इसके अलावा 1934 में सर्वप्रथम संविधान की मांग स्वराज पार्टी में की गई थी, रांची में। तो स्वराज पार्टी में किसने की थी? ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो स्वराज पार्टी में जो मांग की गई थी, ये आपको याद रखना कि स्वराज पार्टी यानी किस पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक, और अगर ये वाला था स्वराज विधेयक में, तो 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में बात की थी। ठीक, क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ने से पहले हम एक वाइट स्क्रीन लेते क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक, क्लियर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 1935 आता है, ईयर 1935। ठीक, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की किसकी? संविधान सभा की। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, इन्होंने मांग की। लेकिन इसकी जो पुष्टि हुई थी वो फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से हुई थी कि हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी। इसकी पुष्टि कब हुई थी? फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से हुई थी। और कब हुई थी फैजपुर अधिवेशन के माध्यम से? 1936 में। कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक, क्लियर। तो 1935 में किसने मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी पुष्टि फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई थी, पटना में जो कि हुआ था। ठीक, इसके बाद 1938 आता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती। कब? 1935 में। ठीक, सॉरी 1938 में। ठीक, 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बात की जाती है तो उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान सभा होनी चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो संविधान
सभा होनी चाहिए, क्या संविधान सभा, तो किसके आधार पर होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार, वयस्क यानी एडल्ट जो लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, उनके द्वारा संविधान सभा का जो गठन किया जाना चाहिए, जो लोग उसमें आने चाहिए, यानी संविधान सभा में जो लोग आए वो चुन करके आए, और किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी वयस्क मताधिकार लोग जिनको चुन करके भेजें वही इस संविधान सभा में भाग ले पाएँ, ठीक। यानी संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा है उसमें चुने हुए लोग ही आए, ठीक। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण चीज़ 1940। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक। यहाँ तक देखो अभी बात चल रही है, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो बात को मान नहीं रहे हैं, बस बात को टाल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम संविधान सभा का गठन कर देंगे, संविधान सभा दे देंगे, पर वो एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्लियर। 1940 में आता है क्या? अगस्त प्रस्ताव। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है हमारे देश के संविधान निर्माण की, ठीक। कैसे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है, कैसे अंग्रेज़ घुटने टेक देते हैं। तो 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक। अब एक चीज़ और आपको बैकग्राउंड में रखना है कि 1939 से लेकर के 1945 ये वो समय है जहाँ सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक। सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अब अगस्त प्रस्ताव जब आता है तो इसमें अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, यानी अंग्रेज पहली बार स्वीकार करते हैं किस बात की? संविधान सभा की मांग को, संविधान सभा की मांग को। लेकिन इनकी एक लॉलीपॉप बात ये थी कि इन्होंने ये कहा कि जब आप हमारा सेकंड वर्ल्ड वार में साथ दोगे, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध ये चल रहा है इसमें आप हमारा साथ दो, उसके बाद जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? आपको संविधान सभा का गठन कर देंगे, ठीक। लेकिन भारतीय होशियार थे, उन्होंने बोला कि नहीं, संविधान सभा का गठन आप अभी करो, उसके बाद ही हम इस सेकंड वर्ल्ड वार में चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा था, वो हार रहे थे, तो इसलिए वो कह रहे थे कि भारतीय हमारे साथ शामिल हो जाएं तो हम जीत जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पास भारतीयों ने क्या कर दिया? इस संविधान सभा को मानने से मना कर दिया, यानी जो ये शर्त दी गई थी इसकी शर्त को इन्होंने नकार दिया, ठीक। अब यहाँ पास ये तो प्रस्ताव खारिज हो गया। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि यहाँ पास जो वायसराय था, यानी जब हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि वायसराय कौन था जब आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, तो अगस्त प्रस्ताव के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिथिगो था, ठीक। क्लियर। यहाँ से भारतीयों ने क्या कर दिया? इस संविधान सभा की बात को, यानी अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया, ठीक। इसके बाद आता है 1942। यहाँ फिर से दोबारा आता है क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पास आता है क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक। क्रिप्स प्रस्ताव या फिर क्रिप्स मिशन, ठीक। ये कब आता है? डेट आपको याद रखना है 23 मार्च 1942, ठीक। 23 मार्च 1942 को क्या आता है? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है, ठीक। क्लियर। इसने भी सेम यही बात दोहराई कि हाँ हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते, लेकिन कब? युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। तब भारतीयों ने कहा कि भैया तुम हमको पागल समझ के रखे हुए हो क्या? तो भारतीयों ने और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थी, किसने? मुस्लिम लीग और भारतीयों ने, ठीक, जो भारतीय लोग थे इन्होंने इसको अमान्य कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं मानने वाले हैं, ठीक। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और कही थी कि हम आपको फुली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, यानी जो सोवरेंटी होती, संप्रभु होता है, वो नहीं करेंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है कि जो उच्च चीज़ें, चाहे रक्षा का विषय हो,
वित्त का विषय हो, या फिर आपकी जो आपकी फौज आर्म फोर्स है उनका अधिकार किसके पास होगा, ब्रिटेन के पास होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के पास होगा। तो भारतीयों ने कहा नहीं भैया, हमको डोमिनियन स्टेट भी नहीं चाहिए और संविधान सभा चाहिए तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चला उसके पहले चाहिए। किंतु इन्होंने बात नहीं मानी, तो भारतीय और मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। ठीक, किंतु नेहरू और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ऐसा चेक जिसका बैंक ही दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक, क्लियर। इसके जो अध्यक्ष थे क्रिप्स प्रस्ताव के, तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कुछ चीज़ें आप लिख देना, हो सकता है पीपीटी में ना हो तो इसलिए आप ये सब चीज़ें कुछ लिख लेंगे। ठीक, क्लियर। हालांकि वो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो एक तरह से फिर से कहानी इनकी ख़त्म हो गई। ठीक, क्लियर। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ आगे समझाने के लिए, क्योंकि अभी और भी कहानियाँ हैं। ठीक, ठीक। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक, 1942 तक हो गया, क्रिप्स मिशन तक हो गया। अब आते हैं 1946 में। एक मिनट, अब आते हैं 1946 में। 1946 में यहाँ पास आता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक, अब तक साथियों कैबिनेट मिशन के आने तक, क्योंकि अब लगभग द्वितीय वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक, तो ऑलमोस्ट द्वितीय विश्व युद्ध अब ख़त्म हो चुका है। किंतु भारत को स्वतंत्र करने के लिए इतना ज़्यादा दबाव आ चुका था, किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। बाकी देश भी ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो अंत में कैबिनेट मिशन को लाया जाता है। ठीक, क्लियर। कैबिनेट मिशन को क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक, जब कैबिनेट मिशन को लाया जाता है तो उस समय पे जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन से थे, क्लीमेंट एटली। ठीक, क्लियर। और ये 3 सदस्यीय मिशन था, जैसे कि क्रिप्स प्रस्ताव 1 सदस्यीय था, ये 3 सदस्यीय था। जिसमें कौन कौन से लोग थे, एक तो थे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि पिछले क्रिप्स प्रस्ताव में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये 3 सदस्यीय वो आया। ठीक, क्लियर। अब जब ये मिशन आता है भारत में, ठीक, तो ये मिशन आया कब था, ये डेट लिख लीजिए आप। तो ये मिशन आया था 24 मार्च 1946। और इसने पूरी तरह से जो अपनी रिपोर्ट या फिर अपना जो सबमिशन था वो कब किया था, 16 मई 1946 को इसने अपनी क्या की थी, रिपोर्ट को सबमिट की थी 16 मई 1946 को। ठीक, 3 सदस्यीय वो था। और इस समय पे पीएम के साथ जो वायसराय थे, आप वायसराय को भी लिख लो, पूछा जा सकता है, क्योंकि मेन यहीं से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और संविधान सभा का गठन किया गया। तो लॉर्ड वेवेल कौन से थे, लॉर्ड वेवेल क्या थे, यहाँ के कैबिनेट मतलब वायसराय थे यहाँ के। ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या बात हुई, ठीक, अब जो इसके मुख्य प्रस्ताव थे, यानी जो इन्होंने अपनी अनुशंसा दी, अनुशंसा या फिर उन्होंने जो अपने प्रस्ताव रखे, किसने, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो पहला क्या था, पहला इनका क्या था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, भारतीयों के लिए क्या किया जाएगा,
संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा इन्होंने दूसरी बात कही कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का कहने का मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक, वो भी इसमें शामिल होंगे, देसी रियासतें हैं वो भी शामिल होंगी। ठीक, यानी देसी रियासतें यानी जिनमें राजा महाराजाओं का शासन था वो भी इसमें शामिल होंगी। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे अभी भी इनकी मंशा नहीं थी, जो ब्रिटिशर्स थे इनकी अभी भी मंशा नहीं थी कि हम भारत को आज़ाद करें। इसलिए कैबिनेट मिशन में भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जो कि पॉसिबल ही नहीं हो रहे थे। ठीक, तीसरा इन्होंने रखा कि ब्रिटिश सत्ता का समापन किया जाएगा। जो ब्रिटिश सत्ता है ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और भारतीयों को अपनी उनकी इच्छा अनुसार शासन करने दिया जाएगा। ठीक, चौथी चीज़ इन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन जो किया जाएगा वो निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। ठीक, किसके आधार पर, निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। ठीक, क्लियर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, अभी इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, लेकिन इन्होंने इसमें एक बात ये जोड़ दी कि जो देसी रियासतें हैं यानी जो राजा महाराजाओं की रियासतें हैं, देसी रियासत, ये अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं या नहीं, ये इनकी इच्छा पर निर्भर कर दिया। यानी अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगी या नहीं वो उनकी इच्छा पर है। ठीक, क्लियर। और छठवीं चीज़ ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा यानी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें भी शामिल होंगी, यानी पूरे चीज़ों को मिला दिया जाएगा। ठीक, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किया जाएगा और भारतीयों को उनकी शासन करने की अनुमति दे दी जाएगी। संविधान सभा का गठन निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, लेकिन देसी रियासतें शामिल होंगी कि नहीं उनकी इच्छा अनुसार। रीजन यह कि देसी रियासतें जो राजा शासन कर रहे हैं, तो जब देश एक हो जाएगा तो क्यों चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई बैठे, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है, अपने राज्य में राजा बने बैठे हो, किसी के अंडर में रह के क्यों काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पास इन्होंने ये गेम खेला। तीसरी चीज़, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे मुस्लिम लीग ऑलरेडी इस चीज़ का बहिष्कार करना शुरू कर देगी। ठीक, क्लियर। ये सब चीज़ें इन्होंने वो किया। अब इसके आधार पर क्या किया गया कि संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव करवाए गए। संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या कराए गए, चुनाव करवाने की बात आई। ठीक, अब चुनाव के लिए उन्होंने क्या कहा कि चुनाव के लिए ये बोला कि लगभग 10 लाख सीट पर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा 10 लाख में। ठीक, क्लियर। उस समय पे लगभग जनसंख्या कितनी थी, उस समय पे लगभग जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, 40 करोड़ के आसपास थी। ठीक, तो उस आधार पर टोटल जो सीटों का निर्धारण हुआ, वो कितनी सीट हुई, 389, यानी 389 सदस्य इसके लिए वो किए। तब तक अभी अलग अलग चीज़ें नहीं बटी हुई थी, तो टोटल 389 सीटों के लिए वो किया गया, जिसमें से कुल यानी 2 भाग थे। एक तो आपका ब्रिटिश प्रांत हो गया और दूसरा क्या हो गया, देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत की कुल कितनी सीटें थी, 296, 296, और देसी रियासतों की कितनी थी, 93। ठीक, ये इतनी सीटें थी। ठीक, 389 जो सदस्य थे, तो ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिशर्स के अंदर कंट्रोल थे वो 296 थे और देसी रियासत के अंतर्गत 93 थी। ठीक, क्लियर। अब नया पेज ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी।
हमने 389 सीटों की बात कर ली थी कि टोटल कितनी सीटें हैं, 389, ठीक, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत की हैं और 93 देसी रियासतों की। इनको हम छोड़ देते हैं 93। अब 296 के भी दो भाग हुए थे, जिसमें से टोटल हम जैसे आज कहते हैं कि टोटल 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो इसी तरह उस समय पे थे तो 296 सीटें थी, जिसमें से 292 11 प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? एक था अजमेर, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग और चौथा था दिल्ली। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ABCD रख सकते हो, ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो कुल मिला के जो निर्वाचन होगा वो 296 सीटों पर होना तय था, ठीक। और 93 जो थे या तो राजा महाराजा आ सकते हैं या तो फिर अपने प्रतिनिधि को ये भेज सकते थे, अपने प्रतिनिधि को ये भेज सकते थे, ठीक, क्लियर। 296 सीटों पर जब ये चुनाव हुआ, 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो बेसिकली इसमें किसको कितनी सीटें मिली ये देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते कि जो चुनाव हुआ था, चुनाव कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था आपका जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था, ठीक। 296 सीटों में जब चुनाव हुआ, काउंटिंग हुई, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली थी वो किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें, ठीक। इसके बाद जो मुस्लिम लीग को मिली थी वो कितनी मिली थी? मुस्लिम लीग को 73 सीटें। और अन्य जो सीटें थी वो कितनी थी? 15 सीटें, ठीक। तो 296 में जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तो मुस्लिम लीग ने क्या करना शुरू कर दिया? बहिष्कार करना शुरू कर दिया। किसका? इस संविधान सभा का, ठीक, क्लियर। और इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की अलग मांग हो, और यहीं से ये लोग क्या हो गए? मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग होना शुरू हो गई, ठीक। एक बार ये सब चीज़ें आप PPT में देख लो, ठीक। ये देखो यहाँ पास आपको पूरी चीज़ मिल जाएंगी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की थी, जिसकी पुष्टि कब की गई थी? 1936 के फैज़पुर अधिवेशन में, ठीक, क्लियर। इसके अलावा 1938 में मोतीलाल पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकारा, लेकिन भारतीयों ने नहीं स्वीकारा था। रीज़न ये था कि ये कह रहे थे कि पहले हमारा सपोर्ट करो द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद हम देंगे, लेकिन हम क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट देंगे। तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। मुस्लिम लीग ने इसका आविष्कार किया। अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एकल सदस्य था। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है, ठीक। और ये चीज़ रहा, ठीक, कि देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं ली, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, एक बार प्रीवियस का रिवीजन मैं करवा दूंगा और इसके बाद यहीं से क्लास शुरू करेंगे, ठीक। और कल की क्लास में हम संविधान सभा, संविधान निर्माण की पूरी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।